हेलो, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। यार बिना समय गवाए मैं सीधा स्टार्ट करूंगा वीडियो। जैसा कि थंबनेल और डिस्क्रिप्शंस में आप लोगों ने देख लिया होगा, इस वीडियो के अंदर हम डिकोड करने वाले हैं चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सवाल है कि भैया ये डिकोड क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, फिर सीधा जंप करेंगे हम अपने कंटेंट के ऊपर। डिकोड का मतलब मैं आपको ये बताने वाला हूँ हर चैप्टर वाइज कि उस चैप्टर की वेटेज कितनी है, उस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किन चीजों को अवॉइड करेंगे हम टर्म टू एग्जामिनेशन से पहले, और वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको मिस नहीं करना है किसी भी कीमत पे। अब बात आती है कि इन सब डिकोड को करते वक्त मैंने ये सारी चीजें कैसे प्लान करी। इसके लिए मैंने यार कुछ रिसर्च क्या करी, मैंने पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जर्व किए, देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कौन से को टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए, कहाँ के टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेटेज के आने वाले हैं, और उसके हिसाब से मैंने ये फिर पूरा डिकोड स्टार्ट किया है। तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, चैप्टर स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले चैप्टर का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। टर्म 2 में केमिस्ट्री से सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे हैं, कार्बन कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और अगर इनकी ओवरऑल वेटेज की बात करें तो ये 10 मार्क्स का है। सीबीएसई के सेल पेपर को अगर ऑब्जर्व करूं मैं, तो वहां पे जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो आपको 4 मार्क्स से थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2 चैप्टर्स हैं, कार्बन कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ओनली, और वो 10 मार्क्स के हैं। कार्बन कंपाउंड का भी मैक्सिमम पार्ट ऑमिट आउट हो चुका है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस का लेकिन पूरा का पूरा पार्ट है जो कि आने वाला है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 4 नहीं, 4 to 5 मार्क्स का वेटेज होगा इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर को ये 5 मार्क्स जो आ रहे हैं, बेसिकली इस चैप्टर को मैं डिवाइड करूंगा 2 पार्ट में। चैप्टर हमारा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, 2 पार्ट में डिवाइड करने से पहले चैप्टर को जरा समझ लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने किया क्या था, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा था कि जब एलिमेंट्स की खोज हुई तो जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी लोग थे, हर लोगों ने कोशिश करी कि उन एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया जाए, और अरेंजमेंट के बेसिस पे ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है आपको जितने भी पुराने लोग थे जिन्होंने पहले पीरियोडिक टेबल्स बनाए, पहले एलिमेंट को अरेंज किया, जैसे कि हम डोमिनेट ट्राइड के बारे में बात कर ले, हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में बात कर ले, या फिर हम मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर। ये था एक जनरेशन, एक पार्ट इस चैप्टर का। दूसरा पार्ट बनता है इस चैप्टर का, दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी वो फाइनल पीरियोडिक टेबल जो हम आज के डेट में यूज करते हैं, और उस पीरियोडिक टेबल का फ्रेम। तो बेसिकली 2 पार्ट में ये चैप्टर हमारा डिवाइड होता है। एक एक करके देखते हैं कि हर पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चीज करनी चाहिए। जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि जो प्रीवियस अटेम्प्ट थे एलिमेंट्स को अरेंज करने की, उसमें हमारा नाम आया सबसे पहले डोमिनेट ट्राइड का। फटाफट देखते हैं डोमिनेट ट्राइड ने बेसिकली क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके एटॉमिक मास के एवरेज के बेसिस पे। ठीक है, हमने ये चीज समझ ली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि इसका एडवांटेज क्या था, इसका डिसएडवांटेज क्या था। मैं यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर नहीं समझा रहा हूँ, उसके लिए अलग वीडियोस बनेगी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ध्यान से सुनना। और लास्ट में मैं आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। डिकोड करेंगे हम क्वेश्चंस को भी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और रिलेट करेंगे कि जो चीज भी मैंने आपको बताई है उससे रिलेटेड सवाल बने या नहीं बने। तो डोमिनेट रेड के बारे में बात करते हैं, उनके डोमिनेट रेड के बारे में बात करते हैं। उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जो कि हम देख सकते हैं, जिसमें जो 2 एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मास का एवरेज लगभग तीसरे के बराबर था। यही उनका मेथड था। ठीक है, वेरी वेल डन। लिमिटेशंस क्या थी, क्योंकि ये सिर्फ लिमिटेड एलिमेंट के ऊपर था, जितने एलिमेंट उस समय एप्लीकेबल थे, जितने अवेलेबल थे एलिमेंट, उसके हिसाब से वो फिट बैठ गया। जब नए एलिमेंट खोजे गए तो ये फेल हो गया। इस चीज को ओवरकम किसने किया, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने सॉरी न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। उनका बेस क्या रहा, उनका बेस था म्यूजिकल नोट्स, सारे गमा पाधा निसा। आफ्टर एवरी 8 नोट्स, सॉरी आफ्टर एवरी 7th नोट, जो 8 नोट्स होता है वो पहले नोट्स की तरह रिपीट होता है। उसी तरीके से जब एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो 8 एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होती है फर्स्ट एलिमेंट की तरह। इस बेसिस पे न्यूलैंड लॉ ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया, या जिसे न्यूलैंड ऑक्टेव्स के नाम से भी जानते हैं। एलिमेंट्स अरेंज हो गए। यहाँ पे क्या ध्यान रखना आपको, कितने एलिमेंट अवेलेबल थे उस टाइम तक, उनके अरेंजमेंट का बेस तो मैंने आपको बता ही दिया। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, सिमिलर डिसएडवांटेज थी कि उन्होंने भी यही सोचा कि जितने एलिमेंट उस समय तक खोजे जा चुके हैं वो एलिमेंट फिट बैठते हैं। ठीक है, आगे कोई एलिमेंट नहीं होगा
जो उनकी गलती थी। दूसरा, उनकी आप अरेंजमेंट में अगर नोटिस करो तो एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट दिखाई दे रहे थे। अब दो एलिमेंट सिमिलर जगह पे दिखेंगे, इट मीन्स कि दोनों सेम ही हो गए, ये भी फेल हो गया। फाइनली क्या आया हमारा, मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने ध्यान रखनी है ये टेबल, मैंने इस पे स्टार लगाया है जानबूझ के। इस टेबल के अंदर क्या था, मैंडलीफ की अरेंजमेंट का बेस, उन्होंने एटॉमिक मास को फॉलो किया, उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड को फॉलो किया। इस बेसिस पे जो ग्रुप में एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उनका फॉर्मूला क्या बनता है। आई थिंक 2020-2019 का क्वेश्चन है जहां पे आपको ऑक्साइड और हाइड्राइड से रिलेटेड सवाल भी पूछे गए थे। आपके हो सकता है स्कूल के प्री बोर्ड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए होंगे। तो मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, और क्या खासियत थी मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, उन्होंने नए एलिमेंट्स के लिए जगह खाली छोड़ी थी। उन्होंने इवन नोबेल गैस को भी, जो उस समय तक खोजे नहीं गए थे, उनके लिए भी जगह खाली छोड़ी थी। बहुत अच्छी बात। उनकी पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट की गई थी वो एटॉमिक मास के बेसिस पे की गई थी, एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया गया था। साथ ही साथ उन्होंने जो भी एलिमेंट की जगह खाली छोड़ी थी उसके लिए उन्होंने एक नाम भी दिया था, एक बोरोन एक एल्युमिनियम, याद आ रहा है, सिमिलरली एग्जैक्टली वही वाली बात। तो ये उनके अरेंजमेंट की फायदा था, लेकिन उनके अरेंजमेंट में भी डिसएडवांटेज था। क्या था, जैसे कि हाइड्रोजन की प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं थी, सही तरीके से हाइड्रोजन को प्लेस नहीं किया गया था, क्योंकि एक्चुअली में हाइड्रोजन का जो नेचर है वो वर्सेटाइल नेचर था। समटाइम वो मेटेलिक भी था, समटाइम वो नॉन मेटेलिक भी था, समटाइम वो मेटेलॉइड्स की तरह भी बिहेव कर रहा था, वो फेल हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, आइसोटॉप्स के बारे में उन्होंने नहीं बताया था, क्योंकि उनके टाइम तक आइसोटॉप्स खोजे नहीं गए थे, तो आइसोटॉप्स की जगह उन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर बताई नहीं। बाद में चल के इन्हीं सारी प्रॉब्लम को दूर किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो अभी हम सेकेंड पार्ट पे बाद में आएंगे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी चैप्टर के पहले हाफ पार्ट में आपको यहां से ध्यान रखना है तीनों पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट का बेस क्या था, उनकी एडवांटेज कितनी थी। एडवांटेज तो नो डाउट कम थी, ज्यादातर लिमिटेशन थी, एडवांटेज होती तो उसी को फॉलो करते, और लिमिटेशंस पे खासकर क्वेश्चंस है। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है, जिसमें वो ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेस पे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं कि कौन से ग्रुप का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, आपको वो ध्यान रखना है। वो कैसे बनता है ये भी बात आपको बताऊंगा मैं, बैलेंसिंग के ऊपर की चीजें, लेकिन मैं भी इतना डीप में नहीं जा रहा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई, पार्ट वन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इससे हमारे क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं ना, तो या तो पार्ट वन से बनेंगे या पार्ट टू से, या दोनों से थोड़ा थोड़ा उठाएंगे। मेरे हिसाब से दोनों में से कोई एक ही सेक्शन टच करेंगे, और दोनों सेक्शन की इंपॉर्टेंस है। अब हम मूव करते हैं पार्ट टू की तरफ। पार्ट टू में आता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले ये पीरियोडिक टेबल जो आपको दिख रहा है, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स बने, 7 पीरियड्स बने। ग्रुप को हमने डिवाइड कर दिया किस बेसिस पे, तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, मेटलाइट्स के बेसिस पे। पीरियड्स हमने 7 बनाए, वो हमारा बेस क्या था, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा इसका ट्रेंड। कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये टॉपिक आप देखते हो ना, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, रेडियस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक बिहेवियर, नॉन मेटेलिक बिहेवियर, ये पीरियोडिक टेबल में कब बढ़ता है कब घटता है, इसके ऊपर ही ये पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खेल है। जैसे कि जब हम वैलेंसी की बात कर लेते हैं, तो वैलेंसी में हमने क्या पढ़ा कि ग्रुप के अंदर जब हम सेम ग्रुप में होते हैं वैलेंसी सेम होती है। जैसे पहले ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी 1 है, सेकेंड ग्रुप की 2 है, थर्ड ग्रुप के 3 है, एंड सो ऑन एंड सिमिलर। ये चीज पढ़ी हमने। एटॉमिक वेट के, सॉरी, एटॉमिक नंबर के बारे में हमने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तब भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तब भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, बट एक पैटर्न में इंक्रीज कर रहा है। ये चीजें पढ़ ली हमने। एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने क्या देखा था कि जब हम टॉप से बॉटम, यानी जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक वेट इंक्रीज करता है। भाई रीजन क्या था इंक्रीज करने का, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स हमारे इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ सेल्स, उतने ज्यादा बाहर का इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा न्यूक्लियस से, तो एटॉमिक रेडियस का साइज बढ़ जाएगा। लेफ्ट टू राइट में जब हम गए थे वहां पे भी सेम चीजें हुई, एटॉमिक नंबर बढ़े, नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, लेकिन एटॉमिक रेडियस वहां पे डिक्रीज हो गया था। ध्यान आ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने की जगह एटॉमिक रेडियस कम होता है, क्योंकि एटम एक्सपैंड करने की जगह एटम श्रिंक होता है। तो ये बातें थी। तो मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर ध्यान रखना है इन ट्रेंड्स का, कहाँ रीड करना है, कैसे रीड करना है। तो मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात आता है कि इन सब चीजों को पढ़े कहां से।
क्या नोट्स पढ़े? अगर आपके पास नोट्स है, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स है, वेरी वेल एंड गुड। अगर नहीं है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। इस पूरी वीडियोस के अंदर आपने नोटिस किया होगा, मैंने हर जगह पे एनसीईआरटी के ही आपको पिक्चर्स डाल रखे हैं और मैंने वहां पे चीजों को हाईलाइट कर रखा है। अगर आपने अभी भी हाईलाइट नहीं किया है, अभी भी किताब पढ़ने बैठ जाओ, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं रीड करो और उनको हाईलाइट कर दो। हाईलाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एग्जाम का टाइम होगा, वो एग्जाम का जो गैप है, उस गैप में आपको सिर्फ उनको पॉइंट को ही ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया? पढ़ना कहां से? दूसरी बात, पेपर प्रैक्टिस, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर की वर्कशीट प्रैक्टिस। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया मॉडर्न पीरियड टेबल का ट्रेंड क्या है, आपने पढ़ लिया कि जो प्रीवियस अटेम्प्ट थे उन्होंने किस तरीके से अटेम्प्ट किया। अब उसके बेस्ड पर क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्विज चलते रहते हैं, वहां से आप अटेंड कर सकते हो। मेंटी क्विज चलते हैं, वहां से आप कर सकते हो। वर्कशीट अवेलेबल है वेरियस प्लेस पे होगा, तो मैं भी यहाँ पे एक वर्कशीट डाल दूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर की, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, दैट विल बी इनफ। और लास्ट 4 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स काफी ज्यादा है। तो अब होप कि आपको अब इस चैप्टर का डिकोड आपको समझ में आ गया हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किन चीजों पे खासकर फोकस करना है। मैं उन सब चीजों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। चैप्टर इतना ही। एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, एनसीईआरटी के एक क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। और जब आप कंसेप्ट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर टाइम नहीं लगेगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला, वो है कि इन सारे डिकोड्स को अब हम रिलेट करते हैं जरा क्वेश्चन से। चलो देखो, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, ये बेसिकली आपका एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, 2020 के पेपर से लिया गया, जिसमें उन्होंने पीरियोडिक टेबल और मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और पैराग्राफ से रिलेटेड उन्होंने सवाल पूछा। मैं वो पैराग्राफ हटा दिया मैंने, ठीक है। ये सवाल आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। पहला सवाल क्या है? मैंडलीफ के पीरियोडिक लॉ के बारे में बताओ कि मैंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या था। वही एटॉमिक नंबर के बेस पे उन्होंने अरेंज किया था। एक ग्रुप के अंदर सेम ऑक्साइड और हाइड्राइड वाले एलिमेंट उन्होंने रखे थे, यानी जो सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, यही उनका बेस था। दूसरा सवाल अगर आप देखो क्या है, व्हाई डिड मेंडलीफ लीव सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल? क्यों छोड़ा था गैप? भाई एक नंबर का सवाल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जितने एलिमेंट उनके टाइम तक खोजे गए उतने ही एलिमेंट नहीं है, आने वाले टाइम में और भी एलिमेंट खोजे जाएंगे, उनके लिए भी उन्होंने जगह खाली छोड़ी थी। तीसरा सवाल है आपका हाइड्राइड और ऑक्साइड के ऊपर, जहां पे उन्होंने बोला कि ये आप जो RH4RO, RH4RO2, ये जो चार ऑप्शंस आप देख रहे हो, जहां पे R जो आपका लेटर है वो किसी एलिमेंट के ग्रुप को बिलोंग करता है। और उन्होंने बोला कि बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में अगर इनके ये जो हाइड्राइड और ऑक्साइड है, ठीक है, अगर वो कार्बन के होंगे तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि पूछा कि बताओ कि इनमें से वो कौन है जो कि कार्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, यानी कार्बन के ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो अब जैसे मुझे नहीं पता, वैसे मुझे पता है कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ CO2 होता है, तो भाई फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। देखो फटाफट करके ऐसे ना, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, बचते हैं दो ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। तो भाई ऑक्सीजन का तो श्योर शॉट है CO2 होता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? CH2 या CH4। तो ये आपने कार्बन कंपाउंड में पढ़ा होगा, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन CH4 ही है। वैलेंसी एक्सचेंज करते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी आपका 1 है, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है? 1 आ जाता है कार्बन के ऊपर और कार्बन का 4 हाइड्रोजन के ऊपर चला जाता है, उसके हिसाब से वो CH4 बन जाता है। तो देखो हाइड्राइड और ऑक्साइड वाली बात जो मैंडली पीरियोडिक टेबल में कही थी कि वहां पे वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड सवाल है। आप उसको पॉज करके भी देख सकते हो कि ओके कार्बन फैमिली में क्या वो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो भाई जब चैप्टर रिकॉल कर रहे हैं ना, इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जैसे और क्वेश्चंस पूछा आपसे आइसोटॉप से रिलेटेड कि बताओ आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो आइसोटॉप्स बेसिकली आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है, लेकिन इस चैप्टर में भी जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताया गया, जिसमें आपको मेंडलीफ के डिसएडवांटेज में बताया था उन्होंने कि आइसोटॉप्स उन्होंने यूज नहीं किए, तो उनके टाइम तक आइसोटॉप्स अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने आइसोटॉप्स के लिए जगह नहीं खाली छोड़ी। आइसोटॉप्स बेसिकली आपको वैसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है, सॉरी, आइसोटॉप्स आपको बेसिकली वो एलिमेंट होते हैं, सेम ही एलिमेंट का दो या दो से ज्यादा रूप होता है, जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है। तो एक ही एलिमेंट के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, ये भाई मेंडलीफ को नहीं पता था, क्योंकि उनके टाइम में वो चीजें अवेलेबल नहीं थी। बाद में जब चीजें अवेलेबल हुई तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको भी इंक्लूड किया गया। तो ये हो गया सारा। अब अगर आपने जितनी मैंने बातें बताई उतनी ही चीजें आपने पढ़ ली, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लाइक दिस क्वेश्चन,
how it can be proved that the basic structure of modern periodic table is based on the electronic configuration of atoms of different element। ठीक है, कि आप कैसे प्रूव करोगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस बेस पे बना हुआ है कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसके बेस पे बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेसिकली क्या था हमारा, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि हर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एल के अंदर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, फिर एम के अंदर हमारा 18 इलेक्ट्रॉन। तो वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। तो बोला कि बताओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस चीज को कैसे फॉलो करता है। इट्स वेरी सिंपल, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वैलेंसी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि मैंने बताया जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी को अगर हम पकड़ लें, एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट की वैलेंसी सेम थी। जैसे पहले ग्रुप के सारे एलिमेंट की वैलेंसी क्या थी, 1 थी। अब उनके सेल को अगर आप नोटिस करोगे तो सब के सब आपको के सेल आपको फिल कर रहा है, या फिर उससे ज्यादा सेल जब इंक्रीज कर रहा है, बट उनके आउटर मोस्ट सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जिससे कि या तो वो उनकी वैलेंसी 1 हो जाए, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। आप किसी भी एलिमेंट को पिक कर लो, हाइड्रोजन को पिक कर लो, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो उसके सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरे एलिमेंट पे आएंगे, सेम चीज आपको जाती है। ठीक है, आपका जैसे कि इस एलिमेंट को देख, वहां पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इनकी वैलेंसी 1 हो गई, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो चाहे 1 इलेक्ट्रॉन बोरो कर रहे हो। तो सारा ट्रेंड आपको फॉलो करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फॉलो करके बनाएगा। इसका और ऑप्शंस भी अगर हम देखें कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 है, तो बताओ कि ये कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में बिलोंग करता है। तो अब भाई 284 से आपको इसका एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, दैट इज 14। अगर आप 4 देखोगे, लास्ट का सेल देखो 4 है, वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। अब फटाक से 4 वैलेंसी वाला कौन है भैया, तो 4 वैलेंसी वाला तो कार्बन फैमिली है। कार्बन कौन से ग्रुप में दिख रहा है, फटाक से वहां ग्रुप पता चल गया, पीरियड पता चल गया कि कहाँ है वो। फिर बोला कि नेम एंड राइट्स इट्स वन फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका नाम भी बताओ और इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टी में बस आप बताओगे मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। अब आप अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक का ट्रेंड पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट होते हैं वो मोस्टली मेटेलिक होते हैं, और राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो आपको नॉन मेटेलिक होते हैं। वहां से आप बता दोगे। अब जब मेटेलिक नॉन मेटेलिक पता चल जाएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप एक्सप्लेन कर दोगे। सो सिंपल। तो बात ये है कि जितनी चीजें मैंने डिकोड करी इस वीडियोस के अंदर, उससे आपका ये चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने। ठीक है, अब मुझे ये जरूर बताना यार, यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये डिकोड कितना पसंद आया। क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसी और डिकोड वीडियो आपके लेके आऊं? कौन कौन से चैप्टर हैं जिनके ऊपर आप डिकोड चाहते हो, अदर मैथ, साइंस और एसएसटी? पहले जिन पे ज्यादा मुझे दिखेगा, ज्यादा डिमांड है, ज्यादा दिक्कत आ रही है, मैं उस चैप्टर को पहले डिकोड करूं। अब आपका काम होगा, इतना आपने कर लिया, अब आप चैप्टर जाओ और उसको उसी पैटर्न से पढ़ो। पढ़ने के बाद इसके वर्कशीट सॉल्व करो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और बर्डन वाली बात नहीं है यार। पढ़ने में आपको टाइम आधा पौन घंटा 1 घंटा ही लगेगा, इससे ज्यादा टाइम भी नहीं लगना। वर्कशीट आपने सॉल्व कर दी, और हाँ, सैंपल पेपर सॉल्व करना मत भूलना, अभी तक नहीं किया स्टार्ट कर दो, क्योंकि सैंपल पेपर के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया था। चलो मुलाकात करेंगे हम अगली वीडियो में यार, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय।